So hello everyone. In this video we are going to start the part 2 of our video of the chapter rights in the Indian Constitution. So let's start. बेटा फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इस वाले वीडियो पार्ट में क्या बोला गया है कि यहाँ पे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स जो मोतीलाल नेहरू थे, जो मोतीलाल नेहरू की जो कमिटी थी उन्होंने 1928 में एक डिमांड प्रेजेंट किया जो कि था नाम उसका बिल ऑफ राइट्स, जिसमें बोला गया कि इंडियंस के राइट्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए ब्रिटिशर्स को, ठीक है। और आगे जाके जब कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मेशन होती है तो स्पेशली उसमें एक लिस्ट डाला जाता है, स्पेशली उसमें एक लिस्ट रखा जाता है जो फंडामेंटल राइट्स का लिस्ट होता है और जिसको स्पेशली प्रोटेक्ट किया जाएगा बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, उसे ही बोला गया था फंडामेंटल राइट्स। अब जो फंडामेंटल राइट है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये सेपरेटली लिस्टेड है कहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए हैं कि इसको हम प्रोटेक्ट कर सकें। और जो फंडामेंटल राइट्स है दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट और इसको कोई भी वॉयलेट नहीं कर सकता, नॉट इवन आवर गवर्नमेंट। नेक्स्ट, सो यहाँ पे ऑर्डिनरी और लीगल राइट्स में डिफरेंस बता रखा है। ऑर्डिनरी राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड एनफोर्स बाय द ऑर्डिनरी लॉ। बेटा ऑर्डिनरी लीगल राइट्स के लिए ऑर्डिनरी लॉज हैं, जैसे कि सिविल राइट्स हो गया आपका, ठीक है, जैसे कि फाइनेंशियल राइट्स हो गए आपके। सो इन सब के लिए क्या है, ऑर्डिनरी लॉज बने हुए हैं, है ना। सो जो ऑर्डिनरी लॉज होते हैं दीज कैन बी चेंज्ड बाय द लेजिस्लेचर, इसको लेजिस्लेचर द्वारा चेंज किया जा सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग। जैसा कि जो लॉ मेकिंग का प्रोसेस फॉलो होता है, पहले लोकसभा या राज्यसभा और फिर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर, इस तरीके से जो भी स्टेप्स हैं उनको फॉलो किया जाता है। हालांकि ये सिंपल इतना दिख रहा है लॉ मेकिंग का प्रोसेस, बट इतना सिंपल होता नहीं है। नेक्स्ट इज योर फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम दी ऑर्डिनरी राइट्स। जैसे कि इनको प्रोटेक्ट किया जाता है एंड इट इज़ गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट इज, अब फॉर एग्जांपल इसमें क्या लिखा है, नो ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट कैन एक्ट इन अ मैनर दैट वॉयलेट्स दैम। बेटा गवर्नमेंट का कोई भी ऑर्गन हमारे फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट नहीं कर सकता है। अ जुडिशियरी हैज़ द पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम द वायलेशंस बाय द एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। और जो हमारी जुडिशरी होती है उसके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अगर गवर्नमेंट कोई ऐसा लॉ पास कर देती है विच इज़ अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीज़न, तो उस टाइम पे जुडिशरी क्या करेगी, इंटरफेयर करेगी, ठीक है। अगर एग्जीक्यूटिव हो या फिर लेजिस्लेटिव एक्शंस हो, उनको इल्लीगल करार दिया जाएगा अगर वो लोग ऐसे लॉज या फिर ऐसे पॉलिसीज़ के साथ आते, ऐसे लॉज और पॉलिसीज़ के साथ आते हैं विच इज़ वायलेटिंग द राइट्स, फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल। तो ऐसे केस में जुडिशरी क्या कर देती है, ऐसे लॉज जो बनाए गए हैं विच इज़ अगेंस्ट अवर फंडामेंटल राइट्स, उनको वायलेट और उनको इलीगल डिक्लेयर कर देती है, उनको अमाननीय करार कर देती है, फिर डिक्लेयर कर देती है। फंडामेंटल राइट्स और नॉट एब्सोल्यूट और अनलिमिटेड राइट्स। फंडामेंटल राइट्स ऐसा नहीं है कि बेटा फॉर एग्जांपल अगर आपके पास राइट टू फ्रीडम है, ठीक है, या फिर अगर मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करूँ जो राइट टू फ्रीडम के अंदर ही आता है, और एक्सप्रेशन की बात करूँ, तो मैं अगर किसी को कमेंट कर रही हूँ, अरे दिस इज़ लुकिंग दैट और शी इज़ लाइक दैट, सो बच्चा आपके पास ये फ्रीडम है अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करने के लिए। लेकिन अगर आप किसी को डेरोगेटरी रिमार्क्स पास कर रहे हैं, ठीक है, डेरोगेटरी रिमार्क्स पास कर रहे हैं, या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल रात की हमारे वहाँ शादियों में डीजे बजता है, ठीक है, बट अगर यही डीजे आप 12 बजे के बाद भी तेज़ बजा रहे हैं तो आपके खिलाफ़ एक्शन लिया जा सकता है। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपके पास पूरा राइट है, आपकी शादी है गाना बजाने का, ठीक है, पूरा का पूरा फ्रीडम है। बट जब यही फ्रीडम आपका
दूसरों को परेशान करने लग जाए, जो सोसाइटी के अदर मेंबर्स हैं उनको हार्म करने लग जाए, तो उस केस में फिर गवर्नमेंट इंटरवीन करती है। तो दैट इज़ वाई यहाँ पे लिखा हुआ है कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट और अनलिमिटेड राइट्स। ऐसा नहीं है कि फ्रीडम है तो आप कुछ भी करोगे, नो। फ्रीडम है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन आप बोलिए, until and unless it is not harming the society, it is not harming the other person, ठीक है। गवर्नमेंट कैन पुट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, दैट इज़ वाई मैंने बोला ना, जो भी एग्जांपल दिया कि इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। बेटा यू हैव फंडामेंटल राइट, यू हैव राइट टू फ्रीडम एंड यू कैन एक्सरसाइज इट, बट व्हेन इट स्टार्ट्स हार्मिंग द सोसाइटी तो फिर उसमें गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरवीन करती है और रिस्ट्रिक्शंस, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाती है। नाउ सो ये था आपका डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी राइट्स एंड द फंडामेंटल राइट्स। अब कुछ फंडामेंटल राइट्स देख लेते हैं, जैसे कि कौन कौन से हैं। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। बेटा राइट टू इक्वालिटी में क्या बोला जाता है, दैट ईच एंड एवरी वन इज इक्वल इन द आइज ऑफ द लॉ, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, कास्ट, क्रीड, कलर, है ना। और इक्वालिटी में ये भी देखा जाएगा कि सभी के साथ इक्वालिटी ऑफ जस्टिस हो, इक्वालिटी ऑफ जस्टिस हो। जस्टिस किस चीज़ में चाहिए, इकोनॉमिक टर्म्स में चाहिए, हर चीज़ में। तो राइट टू इक्वालिटी की बात करी गई है। यहाँ पे फ्रीडम की बात करी गई है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन हो, है ना, अपॉर्चुनिटी हो कहीं भी जॉब लेने के लिए। नेक्स्ट इज़ योर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मतलब कोई भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसा काम नहीं होना चाहिए। कोई भी 14 ईयर्स से अगर कम एज का बच्चा है तो वो किसी भी हज़ार्डस वर्क में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, या फिर फोर्स लेबर नहीं होना चाहिए। सो दिस इज़ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। नेक्स्ट राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप किसी भी रिलीजन के हो, आप अपना रिलीजन पीसफुली इंडिया में फॉलो कर सकते हैं, प्रीच कर सकते हैं, है ना, प्रोपोगेट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ योर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, यहाँ पर राइट टू एजुकेशन और अपने कल्चर को प्रमोट करने की बात करी जा रही है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़,